हेलो साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसपी सभी परीक्षाओं में जो हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस आज तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। सारे क्वेश्चंस हम देखना स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल चालू किए थे। आदिकाल के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। अभी हमारा भक्ति काल चालू है। भक्ति काल में हमने दो वीडियो हो चुके हैं, जिसमें पहले भक्ति से काल से संबंधित हुए थे। फिर भक्ति काल में हमारे जो शाखाएं हैं, संत शाखा हो गई है। अब हम सूफी शाखा के बारे में देखेंगे। हमारे भक्ति काल में 4 शाखाएं हैं ना, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। संत काव्य हो गया है, सूफी काव्य चालू है, इसके बाद हम राम काव्य देखेंगे, फिर कृष्ण काव्य देखेंगे। तो सूफी काव्य में पहला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। हिंदी का प्रथम सूफी कवि हैं कौन? मुल्ला दाऊद हैं, जायसी हैं, मुल्ला वजही हैं या कुतुबन हैं? कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी हैं। ये सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? मुल्ला दाऊद। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले व्याख्या देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस के सामने कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में और कौन से सन में आया है, क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है, उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने से हमारा वीडियो बड़ा होगा। हाँ, क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूँगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने से हमारे ये फ़ायदे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस में टॉपिक छूट जाते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, वो भी हमारे ये हम जब एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उसमें कवर हो जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु अधिकतर विद्वान इस पर सहमत हैं कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई है। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती, कौन सी है? यूसुफ जुलेखा। ए। व्याख्या देख लें। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, जिसकी रचना 1790 ईस्वी में नवाब शेख निसार ने की थी। काशी मसाहकृत हंस वजही की पद्धति पर उन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम यूसुफ जुलेखा रखा, जिसमें प्रेमी में यूसुफ का नाम पहले और प्रेमिका जुलेखा का नाम बाद में है। इस काव्य में नायक नायिका काल्पनिक नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है। कुरान का 12वां सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नामक व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफू छौला की प्रशंसा भी की गई है। अवधि है और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, 1503 ईस्वी में कुतुबन द्वारा तथा इंद्रावती 1744 ईस्वी में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई है। ये सारी
सूफी काव्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कैसी थी? अवधी, ब्रज, बुंदेली, खड़ी बोली। कैसी थी? अवधी थी। प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी थी। व्याख्या देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। प्रेमाश्रयी शाखा के मुस्लिम सूफी कवियों की काव्यधारा को प्रेम मार्गी माना गया, क्योंकि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है और ईश्वर का जीवन के राज्य प्रेम का ही संबंध हो सकता है। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी है। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मसनवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा अवधी है। इनमें दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। तो कौन सा है? समासोक्ति। इसमें कम में ज़्यादा कहने की कोशिश की गई है। समासोक्ति समाया हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देखेंगे पहले। सूफी कवियों ने अन्योक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। अतः विकल्प के आधार पर समासोक्ति सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं? मुल्ला दाऊद, जायसी, नागदास, कुतुबन। कौन है? नागदास जी नहीं हैं। बाकी सब क्या हैं? सूफी काव्यधारा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, आसिफ शाह, नूर मोहम्मद आदि सूफी संत हैं, जबकि गुरु नामदास सिख संत थे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन नहीं है? सूरदास नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, मुल्ला दाऊद नहीं है, मंझन नहीं है। तो कौन है? सूरदास जी सूफी कवि नहीं हैं। बाकी सब सूफी कवि हैं। सूरदास प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं, बल्कि भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी एवं सूर सरावली हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। ए तसफुल, बी हनफी, सी अहले हदीस, डी अहमदिया। कौन सा है? ए सही है, तसवुल्फ। व्याख्या देखते हैं। सूफी दर्शन को तसवुल्फ कहा जाता है। सूफी शब्द ही उत्पन्न को लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफ़ा से निकला है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है और खुदा की मोहब्बत के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी मोहब्बत पाई जाती है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी है। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं: चिश्ती सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्सलवादी सिलसिला, रावंदिया सिलसिला। ये सूफी काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
अन अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अनलहक का अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। अनलहक की घोषणा है क्या? जायसी, भंसूर, अमीर खुसरो, कबीर। किसकी है? भंसूर की है। क्वेश्चन नंबर 9 व्याख्या देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे। अरब में अलहिलाज मंसूर अथवा मंसूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह अनलहक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा करने लगा। उसके गुरु जुवैद थे। उन्होंने अनलहक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने किताबें तवासीफ नामक सूफी मत का एक ग्रंथ भी लिखा था जिसमें उनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनलहक का सिद्धांत भारतीय अद्वैत के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 9 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान पर परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को, ईश्वरदास को, मुल्ला दाऊद को या असाइद को? किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। शुक्ल जी ने कुतुबन को माना है, जो ऑप्शन नंबर ए है। व्याख्या देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने मृगावती 1503 ईस्वी के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक रामकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहाँ पर? पहला, भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ हैं मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली और रतन सार। ये सारी क्या है? भक्तिकालीन प्रेम आख्यान की रचनाएं हैं। दूसरा पॉइंट है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को ईस्वी के इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 10 रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे माना है? सत्यवती कथा को, चंदायन को, मृगावती को, हंसावली को? किसे माना है? तो मृगावती को माना है। शुक्ल ने मृगावती को माना है। सी ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मृगावती 1501 ईस्वी को मानते हैं, जिसके रचनाकार कुतुबन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बूढ़न, सुंदरदास? कौन थे? यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन हैं सभी रॉन्ग दिया है। व्याख्या के आधार पर हम इसके आंसर देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के गुरु चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया है। किसे बताया? शेख बुरहान को बताया है। संभवतः वर्तनी त्रुटि के कारण इसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें ये ऑप्शंस नहीं दिया गया है। देखो, शेख बुरहान, जो कि यहाँ पर दे दिया है शेख सलीम, और बुरहान का नाम नहीं दिया है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कुतुबन के गुरु का नाम? सैयद शरफ, बी दामो, सी मेहंदी बुरहान, डी शेख बुरहान? तो अपने आप देख लिया, अभी ऊपर हम आ रहे हैं देखकर। डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 13, मुल्ला दाऊद की भाषा है पश्चिमी परंपरा से संबंधित शैली, साहित्यिक अवधि, सी पहाड़ी मिश्रित अवधि, डी ठेठ अवधि। मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? ठेठ अवधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। व्याख्या देखेंगे। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधि है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में वैसलवाड़ी अवधि का प्रभाव स्पष्ट है। इनकी रचनाओं में ठेठ पूर्वी अवधि एवं अपभ्रंश का प्रयोग किया अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने सन 1379 में चंदायन नामक सूफी काव्य की रचना की। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य माना और यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बन गया। क्वेश्चन नंबर 15, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में क्या है? संगति होगी। कैसे? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। बी सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। सी आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। डी सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। तो क्या होगा सही? ए सही है। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। व्याख्या देखेंगे। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं का अर्थ इस प्रकार है। शरीयत, इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है। तरीकत, इसमें साधक उपासना के 3 लीन हो जाता है। तीसरा मारिफत, इसमें साधक आरिफ बन जाता है। हकीकत, इसमें से साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सूफी साधना के 4 पहाड़ों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत पड़ाव में शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो कौन सा सी गलत है? ये उसमें नहीं आता। मलकत नहीं, मारिफत है। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीति मुक्त काव्य से। किससे है? सूफी साधना से है। किससे है? सूफी साधना से। बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा का विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। उस गलत विशेषता को चुनिए। देखते हैं विशेषता पहले हम। ए इस अध्याय के सभी कवि मुसलमान थे। बी इस अध्याय के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम गाथा से को लेकर व्याख्या चित्रण प्रस्तुत किया है। सी इस अध्याय काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। डी इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं
हमें पूछा क्या गया है, संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, तो सब के सब सही हैं, एक भी गलत नहीं है। व्याख्या देखेंगे तब इसके आंसर्स क्लियर होंगे। व्याख्या देखते हैं। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है। सूफी संतों को इस्लाम का प्रचारक कहा जाता है, लेकिन उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक नहीं कहा जा सकता। वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे, क्योंकि उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की उसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत वे सब क्या आती हैं, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम गाथा काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्व प्रदान किया गया है। इन्हीं भाषा प्रबंध की किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का भी प्रबंध भी प्राप्त हुआ है। अतः दिए गए विकल्प सही हैं। मतलब इसमें पूछा क्या है, गलत, लेकिन सबके सब क्या हैं, सही हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला है, सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे कौन? जायसी, कुतुबन, मंझन और उस्मान। शेख और कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि क्या थे? सूफी काव्यधारा के कवि थे। दूसरा पॉइंट है, सूफी काव्यधारा के प्रेम आख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा को प्रेम आख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, सूफी काव्यधारा के काव्य फारसी की मसनवी शैली में लिखे गए हैं। सूफी संत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा बंदा उसी का अंश है पारदर्शी दिशाओं का ज्ञान विज्ञान द्वारा अर्जित न होकर सुनाया और अधिक है। सूफी कविताएं का मुख्य केंद्र माना जाता था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18, जायसी किस शाखा के कवि हैं? सूफी काव्यधारा के, प्रेम आख्यानक काव्यधारा के, जायसी या रसक काव्यधारा के। किसके हैं? बी, प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि जायसी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, सूफी का मुक्तक काव्यधारा का प्रथम रचयिता इनमें से कौन से कवि थे? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरसीद या कुतुबन? कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो। व्याख्या देख लेते हैं। सूफियों ने विशेषतः प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु इसके द्वारा मुक्तक शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वाले रचनाकार वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। किसमें? मुक्तक रचनाओं में। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों? जायसी गोत्र में पैदा हुए थे। दूसरा, जायसी मत के मानने वाले थे। तीसरा, जायस नामक स्थान के निवासी थे। चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा राइट है? सी राइट है। जायस नामक स्थान के निवासी थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता था, मलिक मोहम्मद जायसी को।
व्याख्या देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, जिसका संत भाषा में कई अर्थ ही है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। इन्हें मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में संवत 1492 के लगभग हुआ था माना जाता है। जैसा कि उन्होंने सत्य लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है कि जायस ही उनका जन्म स्थान था या वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी स्वयं पद्मावत में कहा है, जायस नगर धर्म स्थानु, वहाँ आई कवि कीन्ह बखानो। मतलब ये यहाँ से होता है कि ये कहीं से आए हुए थे, इस दोहे से पता चलता है। आगे और आखिरी क्लास में उल्लेख है कि लास्ट में उल्लेख है, जायस नगर मोर स्थानु नु नगर को मान आदि उदय नु तहाँ दिस 10 पहुँचे आयो यो भाव वैराग बहुत सुख पायो। जायस वालों और स्वयं जायसी के कथानुसार यह जायस के थे माने जाते थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म स्थान जायस के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल ने लिखा है, उनके शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में ही हुआ था और उन्हें वैराग्य हो गया था, वैराग्य तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों में इनके जन्म को लेकर गाजीपुर की भी भातियाँ मिलती हैं कि गाजीपुर में इनका जन्म हुआ है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसलनामा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है, जो शब्द, अर्थ और अलंकृत शैली तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। तीसरा पॉइंट है, आखिरी कलाम में कयामत प्रलय का वर्णन है। चौथा पॉइंट है, हिंदी में सूफी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कवि के यश का आधार ग्रंथ पद्मावत है। आधार ग्रंथ क्या है? पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 21, पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या महाकाव्य। तो क्या है? प्रबंध काव्य है, ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। किसकी है? जायसी की है। कहरनामा किसकी है? जायसी की। क्वेश्चन नंबर 23, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। कौन से काव्य में? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या किसी में नहीं? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 24, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, परमा, रासो। क्या नाम है? पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 25, पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल,
मलिक मोहम्मद जायसी। तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26। हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कि वो किस एग्ज़ाम में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ है। अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ए। क्वेश्चन नंबर 27 जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या था? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती, पद्मावत। क्या था? पद्मावत। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जो था उसे पद्मावत को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पद्मावत है क्या है? एक त्रासदी है, मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है, आत्म वक्तव्य है। क्या है? तो एक त्रासदी है। क्या? पद्मावत। व्याख्या देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1440 ईस्वी में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूँकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसीलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायक, नायिका तथा अन्य पात्रों का प्रतीकात्मक रूप इस प्रकार है। कैसे है? देखते हैं। किसे क्या माना गया है? पात्र और प्रतीक। देखो, ये पात्र हैं और एक प्रतीक दिया गया है। पद्मावती को क्या माना गया है? बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक। और चित्तौड़ को क्या माना गया है? शरीर का प्रतीक माना गया है। रत्नसेन को मन का प्रतीक माना गया है। सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना गया है। राघव चेतन को शैतान का प्रतीक, अलाउद्दीन को माया और का प्रतीक, और नागमती को संसार का प्रतीक, हीरामन तोते को गुरु का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पद्मावत के रचयिता कौन हैं? मुल्ला दाऊद जायसी, कुतुबन, मंझन। कौन है? जायसी जी हैं। पद्मावत के रचनाकार जायसी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, फारसी। तो कौन सा राइट है? ए, अवधी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 31 पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज, मैथिली, अवधी, अपभ्रंश। सी, अवधी। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? सर्ग, कांड, खंड या अंक। क्या नाम है? खंड नाम है। पद्मावत में जितने भी पाठ किए गए हैं उसका नाम क्या है? खंड। क्वेश्चन नंबर 33 पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का या हृदय का? किसका है? पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मन का। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? नागमती, सुआ, पद्मावती, राजा रत्नसेन। तो कौन है? राजा रत्नसेन मन के प्रतीक। अभी हमने ऊपर भी देखा, यहाँ भी। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? राजा रत्नसेन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है किसका? साधक का, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? किसकी है? परम सत्ता की। प्रतीक कौन है? पद्मिनी। क्वेश्चन नंबर 36 पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? नागमती, पद्मावती, सुआ या रत्नसेन? तो सुआ, सुग्गा जो है वो गुरु का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 37 राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। तो राघव चेतन किसके हैं? पद्मावत के हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देखते हैं।
पद्मावत में से यह ज्ञात होता है कि राजा रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जो उसे यक्षिणी सिद्ध थी। उसके अवैदिक आचरण पर खुश होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। क्रुद्ध होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। क्यों? बदला लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती या मृगावती? क्या नाम है? नागमती। व्याख्या देखते हैं। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। राजा रतन सेन ने हीरामन नामक तोते से पद्मावती के सौंदर्य वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े और अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया। नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सी कृति जायसी के अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई हैं? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या उपर्युक्त सभी? तो पद्मावत ऐसी रचना है, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या, जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, कैसा था और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। ये पता चलता है किससे पढ़ने से? पद्मावत के पढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्रगुप्त ने, आचार्य शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सी माता प्रसाद गुप्त ने, डी रामकुमार वर्मा ने? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है पद्मावत को समासोक्ति, जिसमें समाया हुआ हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत को प्रेम, लौकिक तथा कथा समासोक्ति, और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वह रूप दर्शन जन्य है और न ही साहचर्य जन्य है। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृत वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। इनकी दृष्टि में लौकिक कथा ही प्रमुख है, लौकिक राग ही वर्ण विषय है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। बी, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। सी, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। डी, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। पद्मावत की शैली प्रौढ़ और दृढ़ है, इसने नहीं लगा दिया, इसलिए क्वेश्चन गलत है। व्याख्या देखते हैं। दिए गए कथनों में पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के संबंध में सही नहीं है। पद्मावत समासोक्ति शैली में रचित मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ है। यह 57 खंडों में 57 खंडों में विभक्त अवधि का श्रेष्ठ काव्य प्रबंध है। प्रश्नानुगत शेष सभी कथन पद्मावत के संबंध में पूर्णतः सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 42, छार उठाए लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पृथ्वी मी झूठी।
यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम या रामचरितमानस से? तो कहाँ से ली गई है? पद्मावत से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 व्याख्या देखेंगे। उपर्युक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी? तो जायसी ऐसे कवि हैं जिन्होंने बस अवधी में रचना की है। व्याख्या जायसी की भाषा ठेठ अवधी है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, इसीलिए ये जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये हमारे हो गए सूफी काव्यधारा के। इसके पहले हमने देखा था संत काव्यधारा। अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम राम भक्ति काव्यधारा लेके आएंगे, फिर दूसरे वीडियो में कृष्ण भक्ति काव्यधारा लेके आएंगे। और हमारे चैनल पर सारे वीडियो फ्री हैं। आपको सारे वीडियो फ्री में अगर पढ़ना है, हिंदी से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको सारे वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।